अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं स्टूडेंट्स? पिछले लेक्चर में हम लोगों ने स्केलर प्रोडक्ट की डेफिनेशन की। डेफिनेशन करने के बाद हम लोगों ने उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखा और उस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में हमने देखा कि ए क्या है, बी क्या है, यहाँ पर ए क्या है, इधर बी क्या है और थीटा क्या है। और फिर हमें कॉस थीटा के होने की रीजन भी बताई कि व्हाई वी आर टेकिंग हेयर कॉस थीटा, व्हाई नॉट साइन थीटा। अगर आप में से कुछ बच्चों ने वो लेक्चर मिस किया है तो वो लेक्चर देख लीजिएगा, उसमें हमने ये रीजन बताई। स्टूडेंट्स, अब के लेक्चर में हम ये स्टडी करेंगे कि इस स्केलर प्रोडक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, प्रॉपर्टीज क्या हैं। और याद रखिएगा, ये स्केलर प्रोडक्ट हर वो फार्मूला जिस फार्मूले में स्केलर प्रोडक्ट यूज हो रहा हो, कोई दो वेक्टर्स हो और उन दोनों वेक्टर्स के दरमियान डॉट हो, तो अंडरस्टूड होगा उस फार्मूले में ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज अप्लाई होंगी। तो लीजिए आज इन प्रॉपर्टीज को समझने की कोशिश करते हैं। तो स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स में सबसे पहले हम स्टडी करते हैं स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। दरमियान में मैंने स्पेस छोड़ दिया, जानबूझ के छोड़ी है स्पेस। अब आपकी बुक में उसने तीन पॉसिबिलिटीज को डिस्कस किया है। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर्स, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स, एंड स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू एंटी पैरेलल वेक्टर्स। स्टूडेंट्स, पहले ये तो आपको क्लियर हो, अगली प्रॉपर्टीज पे बाद में जाएंगे। कोई एक प्रॉपर्टी आ सकती है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर्स, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स एंड स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू एंटी पैरेलल वेक्टर्स। स्टूडेंट्स, जब आप स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर्स, ये वर्ड पैरेलल आ जाए तो अंडरस्टूड होगा कि एंगल आएगा 0 डिग्री। याद रखिएगा, ये बातें याद होनी चाहिए। जब ये वर्ड परपेंडिकुलर आ रहा है तो इसका मतलब ये होगा कि एंगल है 90 डिग्री। और जब ये वर्ड एंटी पैरेलल आ रहा है तो इसका मतलब है एंगल है 180 डिग्री। पैरेलल वेक्टर्स में हम ये कहेंगे कि ये दोनों वेक्टर, सपोज वेक्टर ए एंड बी, दोनों सेम डायरेक्शन में है। परपेंडिकुलर में हम कहेंगे कि एक वेक्टर अपवर्ड है और एक वेक्टर फॉरवर्ड है। लेट्स से ये बी है, ये ए है, आप पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। और एंटी पैरेलल में हम कहेंगे कि दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में। लेट्स से ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर। अब पैरेलल के केस में स्केलर प्रोडक्ट क्या होगा, परपेंडिकुलर के केस में स्केलर प्रोडक्ट क्या होगा, एंटी पैरेलल के केस में स्केलर प्रोडक्ट क्या होगा, उसको समझते हैं। पैरेलल के केस में देखिएगा, ए डॉट बी बाय डेफिनेशन किसके इक्वल होगा? फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू सेकेंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस। अब ये थीटा जनरली लिखा था, अब थीटा की वैल्यू क्या हो गई? 0 हो गई, तो कॉस 0 आ गया। ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस 0 1 होता है। अगर जुबानी याद नहीं है तो कैलकुलेटर से देख लीजिएगा, मिस्टेक नहीं करनी। इट मींस ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी। ये मेरे पास रिजल्ट आ गया जी। हम इसको डिस्कस करते हैं, फिलहाल ये रिजल्ट देख लीजिएगा। अब आइए परपेंडिकुलर के केस में, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस 90 डिग्री। ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस 90 0। ए डॉट बी इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई बाय समथिंग 0, तो इधर रिजल्ट 0 आ गया। नोट करते जाइएगा। एंटी पैरेलल के केस में ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस 180 डिग्री। ए डॉट बी
इज इक्वल टू ए बी कॉस 180 -1 होता है, ए डॉट बी इज इक्वल टू माइनस ए बी। लीजिए स्टूडेंट्स, ये तीन रिजल्ट मेरे सामने आ गए। इन रिजल्ट्स को अच्छे तरीके से देख लीजिए। ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी in case of parallel, a dot b is equal to 0 in case of perpendicular, a dot b is equal to minus ab in case of anti parallel। इसका मतलब क्या है? अब इनका मतलब समझने की कोशिश कर, जरा गौर कीजिए। मेरे पास ये रिजल्ट क्या आया है? ये रिजल्ट आया है कि जब दो वेक्टर्स पैरेलल होंगे तो उनका स्केलर प्रोडक्ट a डॉट b इक्वल होगा ए बी। इट मीन्स कि पैरेलल के केस में जब एंगल होता है 0 डिग्री तो ये रिजल्ट आ रहा है और ये पॉजिटिव वैल्यू है। पॉजिटिव लिखें या ना लिखें, अंडरस्टूड है। जब आप परपेंडिकुलर के केस में चले जाते हो तो परपेंडिकुलर के केस में आपका रिजल्ट आ जाता है ए डॉट बी इज इक्वल टू 0, और जब आप एंटी पैरेलल के केस में चले जाते हो तो आपका रिजल्ट आ जाता है ए डॉट बी इज इक्वल टू माइनस ए। तीन वैल्यूज मैं आपके सामने शो कर रहा हूं। ए बी मीन्स पॉजिटिव ए बी, 0 माइनस ए। पहला एमसीक्यूज तो यह बन गया कि स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर इज इक्वल टू 0। या आप यूं कह लीजिए कि स्केलर प्रोडक्ट गिव्स अस वैल्यू 0 एट, तो ऑप्शन है 90 डिग्री, कि स्केलर प्रोडक्ट हमें 0 वैल्यू देता है 90 डिग्री पर। ये एमसीक्यूज आ सकता है। स्टूडेंट्स, इसको ए और बी की फॉर्म में याद नहीं रखना, आपने इन फ्यूचर ये बात याद रखनी है कि कोई ऐसा फार्मूला, कोई ऐसी प्रॉब्लम, कोई ऐसा सिनारियो, कोई ऐसी एग्जाम्पल आ जाए जिसमें दो वेक्टर इन्वॉल्व हो और अगर दोनों वेक्टर्स के एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने से आंसर हमें 0 मिले तो इसका मतलब है इन दोनों के दरमियान हम स्केलर प्रोडक्ट लेंगे और वो ए डॉट बी होगा। जो भी दो वेक्टर होंगे उनके दरमियान स्केलर प्रोडक्ट होगा। याद रखिएगा, स्केलर प्रोडक्ट गिव्स अस 0 वैल्यू एट 90 डिग्री। ये बेटा रिजल्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये काम आएगा। अब इधर आ जाइए, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी, ए डॉट बी इज इक्वल टू माइनस ए बी। इसका क्या मतलब है कि स्केलर प्रोडक्ट में जब दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के पैरेलल होंगे तो वो हमें मैक्सिमम वैल्यू देगा, और वो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? वो मैक्सिमम वैल्यू होगी दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड, और उन मैग्नीट्यूड को फिर हम क्या लेंगे? प्रोडक्ट लेंगे। इस रिजल्ट को मैं ऐसे लिख सकता हूं, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। और स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू एंटी पैरेलल वेक्टर्स इज इक्वल टू, ये नेगेटिव साइन, नेगेटिव ऑफ प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। तो फिर क्या पता चला बच्चों? पता यह चला कि 0 डिग्री पर स्केलर प्रोडक्ट गिव्स अस मैक्सिमम वैल्यू, 90 डिग्री पर इट गिव्स अस 0 वैल्यू, एंड 180 डिग्री पर इट गिव्स अस मिनिमम वैल्यू। ये एमसीक्यूज आ जाता है जी। स्केलर प्रोडक्ट गिव्स अस मैक्सिमम वैल्यू एट 0 डिग्री, मिनिमम वैल्यू एट 180 डिग्री, एंड 0 वैल्यू एट 90 डिग्री। याद रखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। बाज दफा इस तरह का भी एमसीक्यूज आ जाता है कि इन केस ऑफ फॉर टू पैरेलल एंड एंटी पैरेलल वेक्टर्स, ए डॉट बी इज इक्वल टू, तो राइट ऑप्शन आएगा प्लस माइनस ए बी, दोनों इकट्ठे। पैरेलल के केस में प्लस,
एंटी पैरेलल के केस में माइनस, तो मिला के एमसीक्यूज बन जाते, नोट कर लीजिएगा। सो अभी तक की डिस्कशन में मुझे क्या पता चला कि स्केलर प्रोडक्ट ऐसा प्रोडक्ट है जब वो उसमें वेक्टर्स पैरेलल होंगे तो वो मुझे मैक्सिमम वैल्यू देगा, जब एंटी पैरेलल होंगे तो मिनिमम वैल्यू देगा क्योंकि नेगेटिव साइन आ गया, और जब परपेंडिकुलर होंगे तो जीरो वैल्यू देगा। ठीक है, ये बात याद रखनी है, इसको आपने बोलना नहीं है। इसके बाद इसकी एक अगली बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है सेल्फ डॉट प्रोडक्ट। सेल्फ स्केलर प्रोडक्ट का वर्ड मैं यूज कर रहा हूं, मैं स्केलर प्रोडक्ट ही यूज करूंगा। एक वेक्टर का उसी के साथ प्रोडक्ट लीजिए। जी स्टूडेंट्स, फर्ज कीजिए आपके पास वेक्टर ए है, तो उसी के साथ ए डॉट ए हो जाएगा। फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए, दूसरा भी ए, कॉस एंगल कितना आएगा? बच्चों याद रखना, कोई भी वेक्टर अपना पैरेलल वेक्टर होता है। मतलब क्या है, आप ए को जो भी सोच लें, जिस भी डायरेक्शन में सोच लें हाइपोथेटिकली, अगर दूसरा भी ए ही है तो क्या ख्याल है, दोनों की डायरेक्शन सेम नहीं होनी चाहिए, मैग्नीट्यूड सेम नहीं होना चाहिए। जब डायरेक्शन सेम है तो वो पैरेलल है, तो पैरेलल होंगे तो एंगल जीरो आ जाएगा। तो इट मींस ए डॉट ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस जीरो 1 होता है, तो ए डॉट ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये आपके पास रिजल्ट आ गया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। क्या इंपॉर्टेंस है जी? देखिए रिजल्ट क्या आया, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू सेल्फ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड। स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड, ये वैल्यू आई। और हमें यह भी पता है कि इस प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि जो रिजल्ट आता है ये कौन सी क्वांटिटी आती है, स्केलर क्वांटिटी, तभी तो हम इसको स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। तो फिर क्या लेसन मिला? लेसन ये मिला कि अगर कोई भी क्वांटिटी वेक्टर है, अगर उस वेक्टर क्वांटिटी का स्क्वायर आ जाए तो याद रखिएगा स्क्वायर ऑफ अ वेक्टर क्वांटिटी इज अ स्केलर क्वांटिटी। याद रखिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। स्क्वायर ऑफ अ वेक्टर इज अ स्केलर क्वांटिटी। कोई भी वेक्टर क्वांटिटी है, जैसे वेक्टर, ये वेक्टर था, मुझे पता है ये वेक्टर है, लेकिन जैसे ही मैंने इसका स्क्वायर ले लिया अब ये स्केलर क्वांटिटी बन गई। तो स्क्वायर ऑफ अ वेक्टर इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये बेटा शॉर्ट क्वेश्चन भी आपको आ सकता है कि शो दैट स्क्वायर ऑफ अ वेक्टर इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो इसका मतलब है आपने इस प्रॉपर्टी को लिखना है, आपने इसको बड़े अच्छे तरीके से समझना है। यहां से एक और एमसीक्यूज बन रहा है, जरा वो एमसीक्यूज भी देख लीजिए। आज के लेसन में मैं कोशिश करूंगा ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यूज आप लोगों से शेयर करूं। दूसरा एमसीक्यूज भी ये भी देख लीजिए। लेट, क्वेश्चन ये है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। कोई भी वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड आप लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो? नंबर ए, हम उसको लाइट फेस लेटर में लिख लें, बताया था। नंबर टू, एक इसका फार्मूला कंपोनेंट्स वाला भी होता है, एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर, अगर जी है तो। तीसरा मैग्नीट्यूड लिखने का फार्मूला, जी देखिए ए स्क्वायर आया है, गौर कीजिएगा जरा, आपको पता चला है कि ए डॉट ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर। मैं दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लूं तो आई हैव ए डॉट ए विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो याद रखिएगा ये इससे कट गया, तो यू हैव ए डॉट ए। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए डॉट ए की शक्ल में। तो डी ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। तो किसी भी वेक्टर को के मैग्नीट्यूड को लिखने के ये तीन तरीके हो सकते हैं। उसको लाइट फेस में लिख लीजिए, उसको कंपोनेंट्स की शक्ल में लिख लीजिए, या उसको सेल्फ प्रोडक्ट की शक्ल में लिख लीजिए। तो राइट ऑप्शन है डी, तीनों ही मेथड ठीक है।
तीनों तरीके से किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को लिखा जा सकता है। दिस इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इससे आगे चलिए जी, अगली जो इसकी प्रॉपर्टी है वो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी मैं उसको कंसीडर करता हूं। देखते हैं जी नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी में है स्केलर प्रोडक्ट of two vectors in term of rectangular components. Scalar product of two vectors in term of rectangular components. ये बड़ी अहम प्रॉपर्टी है, इसको बड़े अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा। देखिए स्टूडेंट्स, फर्ज कीजिए मेरे पास वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर बी है। ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। ये मेरे पास प्रॉपर्टी नंबर इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब कह रहे हैं दो वेक्टर्स हैं और दोनों के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। वी हैव टू वेक्टर्स एंड वी वांट टू राइट दीज वेक्टर्स इन टर्म ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। कैसे लिखते हैं अभी देख लेते हैं। एज ए एक वेक्टर है तो किसी भी वेक्टर के तीन कंपोनेंट है। प्लेन में दो कंपोनेंट है, स्पेस में तीन कंपोनेंट है। तो वेक्टर ए इज इक्वल टू ए एक्स कंपोनेंट प्लस ए वाई कंपोनेंट प्लस ए जी कंपोनेंट। और कीजिए, एक वेक्टर है, इसके तीन कंपोनेंट है, एक्स कंपोनेंट वाई और जी। मींस मैंने इस वेक्टर ए को स्पेस में लिख लिया, तीन कंपोनेंट चाहिए। और देखो कंपोनेंट के ऊपर मैंने बार भी लगाया, बार लगा लीजिए, क्योंकि दो के साथ बार लगाया तो इसके साथ भी बार लगाया। अगला पॉइंट इससे भी इंपॉर्टेंट है, ए एक्स है। ए एक्स मुझे बता रहा है कि वेक्टर ए की वैल्यू है अलोंग एक्स एक्सिस। तो ए एक्स को मैं लिख सकता हूं ए एक्स साथ आएगा आई यूनिट वेक्टर। पॉइंट टू बी नोटेड। अगर आपको याद नहीं है तो प्लीज मेरा यूनिट वेक्टर्स वाला लेक्चर देख लीजिएगा। उसमें बताया था कि एक्स के अलोंग डायरेक्शन बताने के लिए आई यूनिट वेक्टर यूज करते हैं, प्लस ए वाई, चूंकि वाई एक्सिस के अलोंग है तो जे आ जाएगा, और ये जी एक्सिस के अलोंग है तो के यूनिट वेक्टर आ जाएगा। कैप बता रहा है यूनिट वेक्टर है, आई बता रहा है अलोंग एक्स एक्सिस है, जे बता रहा है अलोंग वाई एक्सिस है, के बता रहा है अलोंग जी एक्सिस है। इसी तरह बी वेक्टर को भी मैं लिख सकता हूं बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जी के। ये मैंने लिख लिया। जिस तरीके से मैंने ये लिखा, बी के भी मैंने तीनों कंपोनेंट लिख दिए, बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जी के। ये हमने इसको अच्छे तरीके से लिख लिया। नाउ ए डॉट बी is equal to, very sensitive part, important part is going to start now please। a को मैं लिखूंगा a x i प्लस a y j प्लस a z k। ये a कंप्लीट हो गया। डॉट लाजमी लगाऊंगा, साथ लिखूंगा b x i प्लस b y j प्लस b z के। ये भी कंप्लीट हो गया, ब्रैकेट कंप्लीट हो गई। अब गौर कीजिए, बहुत अच्छे तरीके से समझना है, आराम से समझना है, चीजों को देखना है। अब हमने क्या करना है, इन टर्म्स का इस टर्म के साथ डॉट प्रोडक्ट लेना है। देखिए मेरे पास थ्री टर्म्स हैं। पहली टर्म है, इसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, 1 2 3, और ये पूरी टर्म है। मैं क्या करूंगा, 1 बाय 1 इस पहली टर्म का डॉट प्रोडक्ट लूंगा इस पूरी टर्म के साथ। देखिएगा क्या करता हूं मैं, गौर कीजिएगा। ए डॉट बी इज इक्वल टू ए एक्स आई, ये पहली टर्म आ गई, इससे अगली नहीं लिख रही। फिर डॉट लाजमी लगाना है, फिर आगे पूरी टर्म बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जी के, ब्रैकेट क्लोज।
ये ब्रैकेट भी क्लोज, एक टर्म कंप्लीट हो गई। अब क्या करूंगा नेक्स्ट, इस दूसरी टर्म का इसके साथ लिखूंगा, तो प्लस, प्लस क्यों, क्योंकि पहली और दूसरी के दरमियान प्लस है, ए वाई जे दूसरी टर्म डॉट बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जी के। ओके, नेक्स्ट देखिएगा जी, थर्ड टर्म है प्लस, अगेन इस पूरी टर्म का, ये थर्ड टर्म का, ये सेकंड थी, ये फर्स्ट थी, इसके साथ डॉट प्रोडक्ट, तो यू हैव ए जी के डॉट बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जी के। ये थोड़ी सी लंबी इक्वेशन हो जाएगी, जाहिर बात है आपके रजिस्टर पे नहीं आएगी, आप नीचे करके लिख सकते हैं, इसको अच्छे तरीके से आप लोगों ने लिख लेना है। अब मैं क्या करूंगा, गौर कीजिएगा, एक स्टेप बड़े अच्छे तरीके से समझना है। नाउ ए डॉट बी एज इट इज, गौर कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, सेंसिटिव पार्ट है, मिस नहीं होना चाहिए। ए एक्स, अब मैंने क्या करना है, अब मैंने इस पहली टर्म का हर टर्म के साथ डॉट प्रोडक्ट लेना। और कीजिए, यू हैव ए एक्स, जब मैग्नीट्यूड होगा तो मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई होगा, ए एक्स इंटू बी एक्स, ब्रैकेट में आएगा आई डॉट आई। इसको याद रखने का यह भी तरीका है बच्चों, देखो ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, ये भी आई है, ये भी आई, क्योंकि एक्स के अलोंग आई होते हैं, तो ये भी आई आ गया और ये भी आई आ गया, प्लस ए एक्स बी वाई आई डॉट, देखो वाई है तो डॉट जे आ जाएगा, प्लस ए एक्स बी जी आई डॉट के आ जाएगा। लीजिए ये तो एक टर्म कंप्लीट हुई, इसी तरीके से आप इन तीनों टर्म्स का लेंगे, इसी तरीके से आप इन तीनों टर्म्स का लेंगे, ठीक है। तो आपके पास आ जाएगा ए डॉट बी इज इक्वल टू ए एक्स बी एक्स। बड़ी अहम बात समझने वाली है, अब इधर ब्रैकेट में लिखा है आई डॉट आई, आई डॉट आई किसके इक्वल होगा, यूनिट वेक्टर याद कीजिए, आई डॉट आई है दोनों यूनिट वेक्टर हैं, दरमियान में डॉट है, तो इसका मतलब है ये स्केलर प्रोडक्ट होगा, ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है दरमियान, तो क्या तरीका है, फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, सेकंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड, डॉट है तो कॉज आ गया, एंगल क्या आएगा, बड़ा आसान है, बड़ा आसान है, देखिए आई किस एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, एक्स एक्सिस को, ये भी आई है, ये भी एक्स एक्सिस को, इसका मतलब है ये दोनों एक्स एक्सिस हैं, तो इसका मतलब है ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल हुए क्योंकि सेम डायरेक्शन में है, ये भी अलोंग एक्स एक्सिस है, ये भी अलोंग एक्स एक्सिस है, तो एंगल हो गया 0 डिग्री। सो आपको पता है यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है 1, ये भी 1, कैलकुलेटर से देख लीजिएगा cos 0 भी 1 होता है, तो इट मींस ये 1 आ गया, तो याद रखिएगा आई डॉट आई 1 के इक्वल होगा। इसी तरह जब आप j डॉट जे निकालोगे, चूंकि जे भी वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये भी वाई एक्सिस को, तो फिर से पैरेलल, तो आंसर 1 आ जाएगा। इसी तरह आप k डॉट के निकालोगे तो आप देखोगे आंसर फिर से 1 आ जाएगा क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में अलोंग z एक्सिस। लेकिन जैसे ही आप क्या करोगे, आप कोई दो डिफरेंट यूनिट वेक्टर लोगे, लेट्स से आई डॉट जे, ये किसके इक्वल होगा, गौर कीजिएगा,
फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड आई, सेकंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड जे, कॉज अब आओ जरा, आई किस एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है सर? एक्स एक्सिस को। जे किसको रिप्रेजेंट करता है सर? वाई एक्सिस को। मुझे बताओ एक्स और वाई के दरमियान एंगल कितना होता है सर? 90 डिग्री का एंगल होता है। बिल्कुल ठीक है, तो 90 लगा दीजिए। cos 90 0, इट मींस आई डॉट जे इज इक्वल टू 0। याद रखिएगा जे डॉट के भी 0 ही होगा, और याद रखिएगा के डॉट आई भी 0 ही होगा। सर याद कैसे रखते हैं आप? बड़ा आसान तरीका है। अगर दो सेम यूनिट वेक्टर हैं, दो सेम यूनिट वेक्टर हैं, दो सेम यूनिट वेक्टर हैं, तो उनका डॉट प्रोडक्ट 1 के इक्वल होगा। और अगर दो डिफरेंट यूनिट वेक्टर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल होगा। ये बात आपने याद रखी, बहुत इंपॉर्टेंट है। यही मैं इधर अप्लाई करूंगा। आई डॉट आई 1 के इक्वल प्लस ए एक्स बी वाई, दोनों डिफरेंट यूनिट वेक्टर है 0, प्लस ए एक्स बी जी, दोनों डिफरेंट यूनिट वेक्टर है 0। अब चूंकि आपको समझ आ गई है तो मैं थोड़ा सा ये लिबर्टी लेते हुए कि आप चीजों को अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, मैं यहीं पर अगले स्टेप कर देता हूं। ये वाली टर्म मैंने ये सॉल्व की है, इसके आगे हम ये टर्म सॉल्व करेंगे। जरा इसको देखिएगा, मैं इधर ही कर देता हूं। ए वाई बी एक्स, तो जे डॉट आई आएगा, जे डॉट आई, जे डॉट आई, वो तो 0 हो जाएगा, तो ये टर्म 0 हो गई। फिर ए वाई बी वाई से मल्टीप्लाई होगा, जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा यू हैव ए वाई बी वाई, तो चूंकि जे डॉट जे आएगा तो ये तो 1 हो गया, तो ए वाई बी वाई बच जाएगा। फिर इसी तरह ए वाई बी जी से होगा, तो ए वाई के साथ है जे, इसके साथ है के, फिर डिफरेंट हो गया तो ये टर्म भी 0 हो गई। लिहाजा यहां पर सिर्फ कौन सी टर्म बचेगी? ए वाई बी वाई। इसी तरह इधर आ जाइए, ए जी बी एक्स, अब तो आपको एक्सपर्टीज हो जानी चाहिए। के आई से डॉट प्रोडक्ट लेगा तो 0 आएगा, फिर के जे से डॉट प्रोडक्ट लेगा तो ये भी 0 हो जाएगा। लेकिन जैसे ही के से डॉट प्रोडक्ट लेगा तो ये आ जाएगा ए जी बी जी, क्योंकि के डॉट के 1 होता है तो ये बच जाएगा। लिहाजा आप देखेंगे कि हर ब्रैकेट में 3 टर्म्स होंगी, उनमें से सिर्फ वो टर्म बचेगी जो सेम कंपोनेंट्स हैं, बाकी डिफरेंट कंपोनेंट्स वाली टर्म क्या हो जाएंगी? 0 हो जाएंगी। जब आप ये देखेंगे तो आपके पास सारी कैलकुलेशन करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट आपके पास कुछ इस तरह का आएगा। मैं उस रिजल्ट को फाइनल लिखने लगा हूं। ए डॉट बी इज इक्वल टू, पहली ब्रैकेट में बचा ए एक्स बी एक्स, प्लस दूसरी ब्रैकेट में बचा ए वाई बी वाई, प्लस तीसरी ब्रैकेट में बचा ए जी बी जी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस रिजल्ट की कैलकुलेशन कंप्लीट कीजिएगा, और अगर कोई मसला हुआ तो कमेंट्स में बताइएगा, हम उसको डिस्कस करेंगे। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसकी बहुत ज्यादा एप्लीकेशन स्टूडेंट्स, बहुत ज्यादा एप्लीकेशन। मैं फटाफट आपको एक एग्जांपल करके दिखाता हूं। फॉर एग्जांपल वो कहता है कि क्वेश्चन आ जाता है कि एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं हम 2i प्लस जे प्लस 3k न्यूटन में, और इसकी वजह से जो डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है वो कवर हो रहा है 3i प्लस जे प्लस के मीटर में। तो बताओ कितना वर्क हुआ? 3 कंपोनेंट्स का क्या मतलब है कि आपकी अप्लाइड फोर्स भी स्पेस में है, बॉडी अलोंग एक्स एक्सिस भी जा रहा है, वाई भी जा रहा है और जी भी। अब देखिए वर्क आ गया, एफ भी दिया है, डी भी दिया है, वर्क आ गया। आपको पता है वर्क इज अ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो अब आप इसी पैटर्न पे फॉर्मूला लिखेंगे, एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई प्लस एफ जी डी जी। तो बताइए एफ एक्स क्या है? आई के साथ वाला एफ एक्स है 2, डी एक्स क्या है? 3 है, एफ वाई क्या है? 1, डी वाई क्या है? 1, एफ जी क्या है? 3, डी जी क्या है? 1। सो यू हैव 6 प्लस 1 प्लस 3, दिस इज 10 जूल। लीजिए आपने 10 जूल वर्क किया। तो बेटा ये हम इस
फार्मूले को अप्लाई करके हर वो फार्मूला जो स्केलर प्रोडक्ट की शक्ल में लिखा हो हम उसको कंपोनेंट्स की शक्ल में लिख सकते हैं और वैल्यूज को कैलकुलेट कर सकते हैं। आपके पास ये आ गया फार्मूला। अब यहीं से थोड़ा सा आगे और चलेंगे, फिर हमारा लेसन वाइंड अप हो जाएगा। फर्ज कीजिए अभी तो आपने वर्क कैलकुलेट किया ना, आगे वो आपको कहता है फाइंड द एंगल, एफ ओ डी दे के कहता है फाइंड द एंगल बिटवीन एफ एंड डी। एफ एंड डी के दरमियान एंगल बताओ जी, ये क्वेश्चन आपको कह देता है एंगल थीटा। फाइंड द एंगल बिटवीन एफ एंड डी। अब मुझे ये फार्मूले का पता है, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1, नहीं इक्वेशन 2 कह लीजिए, और ये भी पता है, ये भी ए डॉट बी ए बी कॉस थीटा, वो भी ए डॉट बी ए बी। तो कंपेयरिंग equation 1 and equation 2, you have AB cos theta is equal to AX BX plus AY BY plus AZ BZ। तो cos theta कैलकुलेट करना हो AX BX plus AY BY plus AZ BZ, ये ए भी डिनोमिनेटर में चला जाएगा। तो लीजिए इस तरीके से हम cos थीटा कैलकुलेट कर लेंगे। जब cos थीटा आ जाएगा तो इधर से इसका इनवर्स लेंगे तो मेरे पास थीटा की वैल्यू आ जाएगी। तो अब वो कहते हैं थीटा फाइंड कीजिए, थीटा मैं इस फार्मूले से फाइंड कर लूंगा। मेरे पास ऊपर क्या आएगा एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई प्लस एफ जी डी जी, जिसकी मैंने वैल्यूज पुट करके ये निकाल ली। ठीक है, अब नीचे आ गया एफ और डी। तो एफ ए क्या क्या है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस जी कंपोनेंट का स्क्वायर। इसी तरह बी क्या है, एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस जी कंपोनेंट का स्क्वायर। तो इधर ए भी है उधर एफ डी है, आप ए की जगह एफ लिख देंगे तो उसके एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जी का स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह बी की जगह क्या आ गया, डी आ गया, सेम मेथड अप्लाई करेंगे तो आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपके पास एंगल भी आ जाएगा। ये फार्मूला आपकी बुक में दिया हुआ है। इस तरीके से हम दो वेक्टर्स को जब उसके कंपोनेंट्स दिए हो तो उनके दरमियान एंगल भी फाइंड कर सकते हैं और उन दोनों वेक्टर्स को यूज करते हुए कोई फिजिकल क्वांटिटी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। होप सो यू अंडरस्टैंड द लेक्चर। किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में कीजिएगा, आपको रिप्लाई किया जाएगा। तब अगले लेक्चर के लिए अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच।